Welcome back students. Our today's topic is electromagnetic induction from class 10th science NCERT chapter 13 magnetic effects of current. अच्छा बच्चों, आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर में जो इतने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, आपके स्कूल में इतने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस दिखता है, वो क्यों वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं ये हमें मालूम है. दे वर्क बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या आप लोगों को ये मालूम है वो इलेक्ट्रिक करंट हमें कैसे मिलता है? ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे. सो टुडे वी विल एक्सप्लोर और वी विल डिस्कवर हाउ विल वी गेट इलेक्ट्रिक करंट. सो टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, first we will understand an experiment. ठीक है, this experiment was done by Henry and Faraday. Faraday and Henry are the two physicists who had done this experiment, and what they had observed we can find. उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली. कॉइल मीन्स वायर के टर्न्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऐसे टर्न्स लिए. ठीक है, और इस कॉइल का जो एक एंड है वो एक गैल्वेनोमीटर से अटैच करा, दूसरा एंड भी इस गैल्वेनोमीटर से अटैच करा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? हमने पढ़ा अमीटर. अमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. वी हैड स्टडीड वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इज यूज्ड to measure potential difference, but the galvanometer is an instrument which detect the current. जो करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, and gives the direction of the current. है ना, करंट को पता कर करंट किस दिशा में बह रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, हमें ये बताता है. ठीक है, so galvanometer is an instrument which detects the current and gives us द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, तो ये कॉइल के दोनों एंड को इन्होंने गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये कॉइल फिक्स्ड रखी, ये कॉइल अपनी प्लेस पे एक रखी हुई है. अब उन्होंने क्या करा, एक मैग्नेट लिया. ठीक, उस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर धकेला, बाहर निकाला, धकेला, बाहर निकाला, लाइक दिस. ठीक है, एक बार अंदर डाला, फिर बाहर खींचा, फिर अंदर डाला, फिर बाहर खींचा, अंदर डाला, बाहर खींचा. अब जैसे जैसे इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर वो धका रहे थे, पुश कर रहे थे और पुल कर रहे थे, तो उनको कुछ ऑब्जर्वेशन मिला. क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जब तक कि मैग्नेट और कॉइल दोनों स्टेशनरी है, दोनों में से अपन किसी को भी मूव नहीं कर रहे हैं, पर जैसे ही मैंने मैग्नेट को इसके अंदर मूव करना शुरू करा, पुश किया, पुल किया, पुश किया, पुल किया, तो जैसे ही मैं पुश करता था तो गैल्वेनोमीटर का जो ये कांटा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जाता था, और जब मैं इसे पुल करता था तो गैल्वेनोमीटर का जो ये कांटा है, सुई है, ये इस डायरेक्शन में जाता था. ठीक है, जैसे ही अपन पुश कर रहे थे, दिस विल इंडिकेट, this arrow will indicate this side and this arrow will indicate on that side when we pull out the magnet, and this happens continuously. ठीक है, जब जब पुश करते थे तो गैल्वेनोमीटर का जो एरो है वो इस साइड हो जाता था, पुल करते थे वो उस साइड हो जाता था, और जैसे ही अपन ये मोशन को स्टॉप कर देते थे, है ना, कि हम मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर डालना हमने बंद कर दिया, हमने मैग्नेट को एक जगह फिक्स कर दिया और ये कॉइल भी फिक्स कर दी, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हम देखते थे गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही, गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट पे रहता था, जीरो पे रहता था. ठीक है, उन्होंने देखा, अरे जब हम मैग्नेट को पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है. ठीक, तो उन्होंने अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने उल्टा करके करने की सोची. कैसे? अब उन्होंने मैग्नेट को फिक्स कर लिया, ठीक है, और ये कॉइल है, इस कॉइल को पुश और पुल करना शुरू करा.
एक बार पुश करते, एक बार पुल करते, एक बार पुश करते, एक बार पुल करते, सेम हैपेंस, वापस वही होने लग जाता है। जैसे ही पुश करते, है ना, ये जो गैल्वेनोमीटर का एरो है पुश करते समय दूसरे डायरेक्शन पे रहता था, है ना, और जब पुल करते थे तो ये दूसरी साइड हो जाता था। इट मीन्स इन बोथ द केसेस whenever the magnet is pushed or pulled inside the fixed coil or a coil is pushed or pulled across the fixed magnet, in both cases we will get a current. दोनों ही केस में हमें क्या मिलता था? करंट मिलता था। और जो करंट मिलता था, हाँ, वो क्या मिलता था? उनका दोनों बार डायरेक्शन चेंज हो जाता था। ठीक है, पुश करते समय डायरेक्शन कुछ और रहता था, पुल करते समय कुछ और रहता था। ठीक है, इन बोथ द केसेस वेन एवर वी पुश द मैग्नेट और इन द कॉइल, हाँ, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफरेंट, एंड वेन एवर वी पुल द मैग्नेट आउट ऑफ द कॉइल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफरेंट। मतलब हमें जो यहाँ पर करंट मिल रहा था वो यूनी डायरेक्शनल नहीं मिल रहा था। ठीक है, हमें हर बार जो करंट मिलता था उसका डायरेक्शन चेंज होता था। ओके, अब दोनों ही केस में उन्होंने देखा कि जब कि दोनों के बीच में मोशन को अपन स्टॉप कर दें, मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में, तो हमें गैल्वेनोमीटर पे नल पॉइंट मिलने लग जाता, मतलब हमें कोई रीडिंग ही नहीं मिलती है ना। हमें रीडिंग गैल्वेनोमीटर कब देता है? जब वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन फिक्स्ड कॉइल एंड मैग्नेट, और अ फिक्स्ड मैग्नेट और अ मूविंग कॉइल। ठीक है, हमें करंट उसी कंडीशन में मिल रहा था कि जब कि इन दोनों के में से कोई भी एक मोशन में हो। दोनों में से कोई भी मोशन में नहीं है, दोनों स्टेशनरी हैं, तो हमें करंट नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने अब तीसरी कंडीशन करके देखी। उन्होंने क्या करा? अभी ये नॉर्थ पोल को पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार नॉर्थ पोल को पुश करा, फिर पुल करा। अब उन्होंने क्या करा? अब साउथ पोल को इसके अंदर पुश और पुल करके देखा। साउथ पोल को जब इसके अंदर पुश और पुल करा तो भी वही हुआ। एक बार डायरेक्शन, अभी नॉर्थ पोल में अगर ये इधर दे रहा है तो जब मैं साउथ पोल को पुश करता हूँ तो ये एरो विल इंडिकेट ऑन दिस साइड, एंड व्हेन वी पुल आउट दैट साउथ पोल फ्रॉम द मैग्नेट द एरो विल इंडिकेट इन दैट साइड। इन केस, इन दोनों ही केस में, हाँ, कैसा भी करें हम, कि हम मैग्नेट को कॉइल के अंदर पुश और पुल करें, कि कॉइल को मैग्नेट के अक्रॉस पुश और पुल करें, या हम मैग्नेट की पोलरिटी चेंज करके नॉर्थ और साउथ चेंज करके पुश और पुल करें, इन सारे ही केस में हमें इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा था। डिफ्लेक्शन मीन्स इसका एरो डिफ्लेक्ट करता था, और इसका एरो जब भी डिफ्लेक्ट करेगा व्हेन एवर देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, जब भी इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, जब इस गैल्वेनोमीटर का एरो डिफ्लेक्ट करेगा, और जिस साइड डिफ्लेक्ट करेगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ये। अगर इस साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है तो अभी डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, इस साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। ठीक है, तो दोनों बार हमें डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट मिल रहा है। ओके, तो अभी यहाँ से एक कंसेप्ट आया। क्या आया? कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, इसका मतलब कि हम मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम मैग्नेटिज्म की मदद से अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। इंडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, है ना। इंडक्शन जो टर्म है ये रिलेटिव टर्म है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही इंडक्शन होता है। ठीक है, दो के रेस्पेक्ट में इंडक्शन होगा, मतलब किसी एक की वजह से दूसरी चीज़ के अंदर करंट का प्रोड्यूस होना, या दूसरी चीज़ के अंदर चेंज आना, किसी एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज आना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। अब मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, अब हमने क्या क्या करा? व्हेन
a wire is moved between the poles of the fixed magnet और है ना, जब जब हम वायर को मूव करते थे फिक्स मैग्नेट के अक्रॉस, और इफ अ वायर इज केप्ट फिक्स्ड, वायर को फिक्स रखें और मैग्नेट को अगर हम पुश और पुल करते हैं, ठीक है, इन बोथ केसेस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ वायर। दोनों ही केस में हमें वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है और हमें उसको डिटेक्ट भी करा है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन बाय दिस एक्सपेरिमेंट? अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड रिलेटेड टू अ फिक्स्ड मैग्नेट। मैग्नेट को फिक्स कर रखा है और वायर को मूव कर रहा हूँ तो भी उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, पैदा हो रहा है, ठीक है, जब जब हम मूव कर रहे हैं। और अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटेड टू द कॉइल। कॉइल फिक्स्ड है पर मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है, ठीक। व्हेन कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी नो करंट इज इंड्यूस्ड। जब कॉइल और मैग्नेट दोनों को हमने स्टेशनरी रखा, दोनों में से किसी को भी हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो भी हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब कोई करंट नहीं मिल रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर अगर हम मैग्नेट को भी मूव करें और कॉइल को भी मूव करें दोनों को, तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा? यस, इन दैट केस ऑल्सो द करंट इज प्रोड्यूस। कि हम मैग्नेट और कॉइल दोनों को मूव करेंगे तो भी करंट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। अब ये करंट प्रोड्यूस हो रहा था तो अब उन्होंने देखा पहले इस नॉर्थ और साउथ को वो ऐसे धीरे धीरे कर रहे थे, ठीक है, पुश और पुल बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, कम स्पीड से कर रहे थे, तो करंट भी कम स्पीड से प्रोड्यूस हो रहा था। व्हेनेवर दे स्टार्ट मूविंग इट फास्ट, जैसे ही मैग्नेट को पुश और पुल करना उन्होंने तेज करा तो व्हाट हैपेंड? करंट भी जल्दी जल्दी क्या दिखाने लगा? डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। इट मीन्स कि we can increase the current by increase the speed of the moving magnet, or we can increase the speed of the coil। हम दोनों में से कुछ भी करें, है ना, स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी हमें जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। मतलब हम करंट को क्या कर सकते हैं? हम करंट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब और क्या चेंज कर सकते हैं? अभी इस कॉइल में मान लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 टर्न्स है। सेकंड उन्होंने क्या करा? इस कॉइल के अंदर टर्न्स बढ़ा दिए, 6 की जगह 10 टर्न्स कर दिए। अब इस कॉइल के अंदर 10 टर्न्स कर दिए, फिर उन्होंने मैग्नेट को इसके अंदर पुश और पुल करना शुरू करा, तो अब जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होने लग गया। पहले यहाँ तक आ रहा है तो अब यहाँ तक आने लग गया, सिमिलरली अब यहाँ तक आने लग गया। व्हेनेवर पुश एंड पुल, इट मीन्स कि जैसे ही मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो भी करंट का प्रोडक्शन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। पहला हमने क्या देखा था? व्हेनेवर वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट और मूवमेंट ऑफ द कॉइल, ठीक है, या तो हम मैग्नेट की स्पीड को बढ़ा दें या हम कॉइल की स्पीड को बढ़ा दें तो भी हमें करंट ज़्यादा मिल रहा था। अब सेकंड हमने क्या करा? हमने कॉइल के टर्न्स बढ़ा दिए, टर्न्स बढ़ाए तो भी हमें क्या मिलने लगा? हमें करंट का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलने लगा। अब क्या करते हैं अपन? इस मैग्नेट को चेंज करते हैं और इस मैग्नेट की जगह थोड़ा पावरफुल मैग्नेट ले लेते हैं। हमने इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट लिया। अब उस पावरफुल मैग्नेट को मैंने इस कॉइल के अंदर पुश और पुल करा और एक बार कॉइल को इस मैग्नेट के अक्रॉस पुश और पुल करा, तो जब मैंने पावरफुल मैग्नेट लिया तो भी मुझे क्या मिला? करंट का प्रोडक्शन ज़्यादा मिला, ये डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा मिलने लग गया, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आया कि अगर मुझे करंट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, इफ़ आई वांट टू प्रोड्यूस मोर करंट, तो ये 3 फैक्टर्स मुझे ध्यान रखने होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट, वी शुड इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग मैग्नेट और मूविंग कॉइल। या तो कॉइल की स्पीड जो अपन पुश और पुल कर रहे हैं वो बढ़ा दो, पहले हम धीरे धीरे कर रहे थे अब उसे तेज़ तेज़ करने लग गए तो भी हमें करंट ज़्यादा मिलता है। और सेकंड पॉइंट,
इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द फिक्स्ड कॉइल, फिक्स कॉइल के अंदर अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो भी मुझे करंट क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, अगर मैं इस मैग्नेट की जगह इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट ले लेता हूँ तो भी मुझे करंट क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। इट मीन्स दिस थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म these 3 points are very important. How can we increase the yield or how can we increase the production of current? तो हम production of current कैसे बढ़ा सकते हैं? By increasing the speed of the moving magnet or moving coil, by increase the number of turns in the fixed coil or by using more powerful magnet. ठीक है। तो हमें 3 फैक्टर्स पता चल गए कि हम कैसे कैसे इसमें करंट बढ़ा सकते हैं। हमने जाना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या ऑब्जर्वेशन था हमने वो भी देखा। ठीक। सो दिस डेफिनेशन इज necessary or this definition is necessary to understand the concept of electromagnetism. Okay, now बच्चों you have heard about transformers. आपने ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में सुना होगा। ट्रांसफॉर्मर में मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, बम्बल बी और वो सब का, है ना। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल लगे रहते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक पोल में इतना बड़ा एक डिवाइस रखा रहता है ग्रे कलर का, उसमें 2 ऐसे, ठीक है, बहुत बड़ा पेटी टाइप का लगा रहता है बॉक्स के ऊपर, उसमें से आवाज़ आती रहती कंटिन्यूसली। ठीक है। दे आर ट्रांसफॉर्मर्स। वाई ट्रांसफॉर्मर्स? व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जो आती है हमारी कॉलोनी में या हमारे घर के बाहर, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जो आती है बहुत मोटे वायर्स में आते हैं ना। ठीक है। नियरली अबाउट दे हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6000 वोल्ट और 12000 वोल्ट। बट हमारे घर की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 220 वोल्ट और मैक्सिमम 440 वोल्ट। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट फ्लो होकर आ रहा है। हमारे घर में जो हमें करंट चाहिए वो कम पोटेंशियल डिफरेंस पे फ्लो होने वाला चाहिए। तो हमें उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमारे घर के लायक बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो वी यूज़ ट्रांसफॉर्मर्स। तो हमें खाली अभी इतना ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मर्स आर द एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो भी किस बेसिस पे वर्क करते हैं? दे ऑल्सो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. Generators. Now in the next topic we will discuss generator. Generators are used for the production of electricity, है ना। हम जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना। तो जनरेटर के कौन से बेसिस पे काम करते हैं? जनरेटर आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज दे प्रोड्यूस करंट। जनरेटर के अंदर भी कुछ इसी टाइप का मैकेनिज्म होगा बट थोड़ा डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है। तो वी विल डिस्कस जनरेटर, बट बिफोर डिस्कसिंग जनरेटर इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके पहले वाले में मोटर में हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड रूल। मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, मैग्नेटिज्म हाथों का खेल है। ठीक है। पूरा हाथों से ही हमें मैग्नेटिज्म को समझना पड़ेगा। तो अभी हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनमो रूल। डायनमो, ठीक है, डायनमो, डायनमो भी मैजिक करता है ना हाथों से, या वाला डायनमो नहीं है। डायनमो मीन्स जनरेटर। ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज ऑल्सो कॉल्ड डायनमो रूल। सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। Okay students, our next topic is Fleming's right hand rule for the direction of induced current. Now this rule is understood
विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड. दिस इज माई राइट हैंड, है ना. तो सब अपने अपने राइट हैंड को तैयार रखें. ओके, नाउ द रूल सेज होल्ड द थंब, द forefinger and the center finger. Thumb, forefinger, center finger of right hand at right angles. तीनों को राइट एंगल्स पे बनाओ. देखो, फोर फिंगर सेंटर फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना. फोर फिंगर और थंब के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है. नाउ यू कैन इजीली सी द सेंटर फिंगर और थंब के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का. दिस थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ठीक, यू कैन सी दैट. ठीक, होल्ड द थंब, द फोर फिंगर and the center finger of your right hand at right angles to one another. कर लिया. Adjust your hand in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field. तो बच्चों अब ये तो अपन ने कर लिया, तीनों जो थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया. अब कैसे पता चलेगा? तो ये जो फिंगर है फोर फिंगर, ये लेफ्ट हैंड रूल में भी मैग्नेटिक फील्ड थी और अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड ही है. ओके, दिस फोर फिंगर इज डिनोट मैग्नेटिक फील्ड. इसको हमें मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन में जब हम जनरेटर समझेंगे वी विल यूज दिस रूल. अभी हमें खाली ये रूल को याद रखना है कि राइट हैंड में क्या क्या है इन तीनों फिंगर का मीन. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मोशन. ठीक है, लेफ्ट हैंड में भी ये मोशन और फोर्स ही था, अभी भी ये मोशन ही है. सेंटर फिंगर वॉज करंट इन द लेफ्ट हैंड रूल बट इन राइट हैंड रूल इट इज इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, खाली करंट नहीं बोलेंगे हम इसे. दिस सेंटर फिंगर डिनोट्स इंड्यूस्ड करंट, द फोर फिंगर डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब डिनोट्स मोशन. क्यों? क्योंकि जनरेटर में क्या होगा, मोशन होगा, कोयल का होगा, नहीं तो मैग्नेट का होगा. ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट. हमें एक करंट मिलेगा, इंड्यूस पैदा होगा करंट, तो दैट इज इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, मैं एक बार लेफ्ट हैंड रूल बता देता हूँ. लेफ्ट हैंड रूल में था मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और ये दोनों का इनपुट डालते थे हम और हमें आउटपुट क्या मिलता था, फोर्स और मोशन. ठीक है, अभी राइट हैंड रूल की बात कर रहा हूं मैं बच्चों. राइट हैंड रूल में जो हमारा इनपुट है दैट इज मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड. हमने यही देखा ना अभी इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में. जब जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मोशन करते हैं हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है. तो हियर द इनपुट्स आर मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द आउटपुट इज इंड्यूस्ड करंट. ये आउटपुट है इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में इनपुट्स आर मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एंड द आउटपुट इज फोर्स और मोशन. ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड रूल में था वही राइट हैंड में है. बस ये जो सेंटर फिंगर है ये लेफ्ट हैंड रूल में थी करंट, बट इन राइट हैंड रूल में दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. ओके, लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, राइट हैंड रूल आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. ओके, तो ये हमें याद रखना है कि जब जब हम मोटर की वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे वी विल यूज लेफ्ट हैंड रूल. And while explaining the working of electric generator, we will use our right hand, that is Fleming right hand rule. दोनों में फिंगर्स वही की वही रहती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. बट राइट हैंड रूल में जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो क्या क्या डाल रहे हैं, मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड द आउटपुट इज इंड्यूस्ड करंट. दिस center finger shows induced current, this forefinger shows magnetic field, this thumb shows motion. While in left hand rule this finger shows current
और यहाँ पर ये इंड्यूस करंट, यहाँ पर ये करंट, ठीक है। दिस बोथ आर मैग्नेटिक फील्ड, दिस बोथ आर मोशन, ठीक है। इन दोनों फिंगर्स का ही खाली अलग अलग है। ये फिंगर अभी है, दिस फिंगर इन लेफ्ट हैंड रूल इज करंट, बट इन राइट हैंड रूल इट इज इंड्यूस करंट। तो आपको कोई सा भी याद है, खाली दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, वो है सेंटर फिंगर का। सेंटर फिंगर में हमें ये इंड्यूस करंट है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल में ये करंट है, ठीक है। बाकी अब इलेक्ट्रिक मोटर में हम इनपुट क्या क्या डालते थे, इलेक्ट्रिक मोटर में हम इनपुट डालते थे, क्या क्या डालते थे, इलेक्ट्रिक करंट डालते थे और मैग्नेटिक फील्ड डालते थे। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें आउटपुट मिलता था थंब में, दैट इज फोर्स और मोशन। राइट हैंड रूल में हम इनपुट डाल रहे हैं मोशन और मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम वो कॉइल के बीच में हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मोशन दोनों रिलेटेड था। तो दिस इज द मोशन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, आउटपुट वी विल गेट इंड्यूस करंट, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों आपको डायग्राम भी नोट करने हैं। दिस इज राइट हैंड, है ना, एंड व्हाट द फिंगर डिनोट्स, इट इज क्लियर ओवर हियर, एंड दिस ग्राफ, ठीक है। नाउ in today's topic we had discussed electromagnetic induction, we had seen the experiment done by Faraday and Henry, ठीक है। हमने उसके ऑब्जर्वेशंस देखे थे, फिर हमने उसके फैक्टर्स देखे थे कि हाउ कैन वी इंक्रीज द करंट, हम करंट को कैसे इंक्रीज कर पा रहे थे। वी विल इंक्रीज द करंट बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मूविंग मैग्नेट और मूविंग कोइल, वी कैन इंक्रीज द करंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा था, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो बच्चों ये टॉपिक मैंने ये बोर्ड पे आपको नोट नहीं कराया था, ये टॉपिक फैक्टर्स यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ करंट, ये आपको एक टॉपिक खुद लिखना है, फैक्टर्स यूज फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ करंट। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर हमने डिस्कस करे, वो भी आपको नोट करना है। तो एक पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नोट आपको लेना है, उसके बाद वो factors used for producing electric current, and third you have to note down Fleming's right hand rule for the direction of induced current. Okay, I hope you had understand today's topic. In next video we will discuss electric generator. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने से पहले बच्चों अपने सीधे हाथ का यूज़ करना सीखना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की थोड़ी प्रैक्टिस करना। जैसे कि हमने मोटर को लेफ्ट हैंड रूल से समझा था, अब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को राइट हैंड रूल से समझेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।